अमेरिकी पॉडकास्ट लेक्स फ्रीडमैन ने की पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत का पॉडकास्ट कुछ ही देर में होगा प्रसारित। महाराणा प्रताप के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन, मेवाड़ के बेटे ने दी जानकारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम भजनलाल शर्मा ने जताया शोक। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मिले सीएम भजनलाल शर्मा, राज्य के विभिन्न मामलों पर हुई चर्चा, प्रशासनिक मामलों में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। मारुति सुजुकी के प्रतिनिधिमंडल ने की नायब सैनिक से मुलाकात, सोनीपत में मारुति सुजुकी के नए प्लांट में कारों का निर्माण शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। अमेरिकी पॉडकास्ट लेक्स फ्रीडमैन का पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट कुछ ही देर में प्रसारित किया जाएगा, जहां फ्रीडमैन ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी है। लेक्स ने इस बातचीत को अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली बातचीत बताया। लेक्स ने एक्स पर लिखा और इसकी जानकारी थी। वही उन्होंने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 3 घंटे की एपिक पॉडकास्ट मेरे जीवन की सबसे शक्तिशाली बातचीत में से एक थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रीडमैन की एक्स पर पोस्ट का जवाब देते हुए कहा, ये वास्तव में एक आकर्षक बातचीत था जिसमें मेरे बचपन, हिमालय में बिताए वर्षों और सार्वजनिक जीवन की यात्रा सहित विविध विषयों में शामिल किया गया। पीएम मोदी ने इस पॉडकास्ट को सुनने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर रिप्लाई किया है। पॉडकास्ट लेक्स के साथ जो पॉडकास्ट हुआ उसके एक आकर्षक पॉडकास्ट बता, और साथ ही साथ कहा कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ किया, हिमालय में जो दिन बिताए और लेकर के बचपन से लेकर के अभी तक जितना उन्होंने संघर्ष देखा, उन सभी को इस पॉडकास्ट के जरिए आम जनता तक पहुंचाने की एक कह सकते हैं जरिया बनाया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि इस पॉडकास्ट को जब जल्द ही इसे साझा किया जाएगा तब इसे सभी लोग सुने। तो ये पॉडकास्ट लेक्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 घंटे की बातचीत है। हालांकि 3 घंटे की एपिक पॉडकास्ट के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जहां पर लेक्स ने ट्विटर पर इसे पोस्ट किया और कहा कि ये बेहतरीन एक सौभाग्यशाली कह सकते हैं मोमेंट था, उन्होंने लिखा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा कि बहुत अच्छा लगा उन्हें प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के जो पूरे बचपन से लेकर के अभी तक जो उनकी जर्नी रही है उसके बारे में जानकर, और एपिक पॉडकास्ट इस पॉडकास्ट का नाम उन्होंने दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर उदयपुर से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और महाराणा प्रताप के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ का आज निधन हो गया। अरविंद सिंह मेवाड़ ने 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वही अरविंद सिंह मेवाड़ लंबे समय से बीमार थे और उदयपुर स्थित उनके आवास पर उनका इलाज भी किया जा रहा था। अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एकलिंग दीवान के अंतिम दर्शन और यात्रा की जानकारी दी। उनकी पोस्ट में लिखा है, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिता अरविंद सिंह मेवाड़ का रामशरण चैत्र कृष्ण तृतीया रविवार दिनांक 16 मार्च 2025 को निधन हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम भजनलाल शर्मा ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शोक जताया है। मेवाड़ के बेटे ने यह जानकारी दी है। बताते चले कि अपने पिता की मौत के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी दी है, और साथ ही साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने भी दुख जताया है, ट्वीट किया है, और साथ ही ओम बिरला ने भी ट्वीट कर मेवाड़ के मृत्यु पर, निधन पर दुख जताया। हालांकि बताया जा रहा है कि लंबे समय से बीमार थे, इलाज भी चल रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने जो अपने जीवन से संघर्ष लड़ रहे थे वो हार गए और उनका निधन हो गया।
वह राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के विभिन्न मामलों पर चर्चा हुई। सीएम ने राज्य की प्रगति और विकास से संबंधित मुद्दों पर राज्यपाल से विचार विमर्श किया और साथ ही राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में सुधार के लिए किए जा रहे जो प्रयास है उसकी भी जानकारी ली। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मुख्यमंत्री की पहल का स्वागत करते हुए राज्य के समग्र विकास में योगदान देने की बात कही। जहां सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की है और साथ ही साथ राज्य के विकास और प्रगति की ओर किस तरीके से ले जाना है उसके बारे में भी इन दोनों के बीच चर्चा हुई है और साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसमें इन दोनों के बीच चर्चा हुई है। तमाम ऐसे रणनीतियां थी जो बनाई गई हैं जिससे विकास किया जा सके राजस्थान, क्योंकि देखिए राजस्थान में भी कई ऐसे पर्यटक जगह हैं जहां पर एक बड़ी संख्या में देश विदेश से भी लोग आते हैं। वहां पर अगर बात कर ले, कई सारे ऐसे महल है जहां पर जिसको देखने के लिए लोग कोताहुल हो जाते हैं और बड़ी दूरी से आते हैं। तो इसी सब मुद्दों को लेकर के दोनों के बीच आपस में बातचीत हुई है और एक समग्र कह सकते हैं राज्य किस तरीके से राजस्थान को बनाया जाए उसके लिए बातचीत। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुलाकात के बाद आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहा है, जहां पर सीएम ने राज्यपाल को पहले माला पहनाया, उसके बाद फिर फूल से स्वागत किया और उसके बाद इन दोनों के बीच वार्तालाप हुई है। कई मुद्दों पर चर्चा हुआ है और कई ऐसे समझौते जो हुए हैं विकास और प्रगति की ओर। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर आज मारुति सुजुकी के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को होली की हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम और मानेसर के बाद अब सोनीपत के IMT खरखौदा स्थित मारुति सुजुकी के नए प्लांट में कारों का उत्पादन शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि इस प्लांट की 4 यूनिट बन जाने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादन प्लांट बन जाएगा, जिसमें हर साल 10 लाख कारों का निर्माण किया जाएगा। वही सीएम कार्यालय के अनुसार हरियाणा सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। वही दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जनता से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान कहा कि जनता की भागीदारी और आवाज लोकतंत्र की मजबूत आधारशिला है। जनता का स्नेह और शुभकामनाएं प्राप्त कर हर्षित हूं। सीएम रेखा ने कहा कि जनता का विश्वास ही जनसेवा के प्रति ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। साथ ही सीएम ने बताया कि आपकी समस्याओं का समाधान और सुझावों का सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज राजगढ़ जिला अस्पताल का उद्घाटन किया और अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की। साथ ही मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार के प्रयासों को जोर दिया। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। राजगढ़ जिले में नया जिला अस्पताल क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के एक नई दिशा में एक नया कदम है और इस दिशा में देने वाले जो सहायक लोगों के लिए है वो भी होगा। यह अस्पताल न केवल उपचार की गुणवत्ता को बेहतर करेगा बल्कि क्षेत्र के लोगों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करेगा। वही राजस्थान में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई है। इस मौके पर कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी बैठक के बारे में कहा, हमारे प्रभारी ने ये निर्देश दिए थे कि कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए जिसमें संगठन में किए जाने वाले जो नवचार हैं, रिक्तियां हैं, उनकी भरपाई की जा सके और नए जिले के गठन पर चर्चा हो। डोटासरा ने बैठक के महत्व को बताया है और साथ ही यह भी कहा कि यह प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करेगा और आगामी चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
देखिए, प्रभारी जी का निर्देश था कि हमारी पीसीसी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए और संगठन में जो नवाचार करने हैं, संगठन में जो रिक्तियों को भरना है, जो लोग बाग जिले जो है वो नए बने हैं, तो जिले कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ में चर्चा करके उनका पुनर्गठन, नया बनाना, ये सारी चीजें जो है उसके लिए चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग बीएलए के लिए कह रहा है, तो हमारे बीएलए कितने तैयार हैं, मंडल की कार्यकारिणी कितनी बनी हुई है, इस सारी की सारी संगठन की जो कवायद है उसके अंदर हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में हम सब को पूरी चर्चा करनी है और इसके लिए बुलाया और शाम को फिर आप सबके साथ में हम थोड़ा बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह रंधावा ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बैठक में जिला अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जो सदस्य जिला कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं उनका कारण पता लगाया जाए। पार्टी की बैठक में हर नेता को उपस्थित होना अनिवार्य है। रंधावा ने आगे कहा कि जो भी कोई दूसरी पार्टी के साथ काम करेगा वह कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा। इलेक्शन थी, उससे पहले बहुत बैठकें हुई, उसके बाद पार्लियामेंट आ गई, पार्लियामेंट के बाद मैं भी चला गया, वहाँ पूरा पार्लियामेंट चलती रही, अध्यक्ष जी का सेशन चलता रहा। जो राहुल जी ने कहा है और जो गुजरात में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस को और ज़्यादा हमें एक्टिव करना है, तो मेरी सबसे पहले यही है कि जो हमारा ग्रास रूट का है उसके बारे में किया जाए। मैं दोनों दिल्ली मेरे पास गए थे, अध्यक्ष जी को 2 बार 3 बार जाए, हमने बहुत इसके ऊपर चर्चा की, खड़गे जी को मिले, केसी वेणुगोपाल को मिले और हमने कहा कि हमारे जो 8 डिस्ट्रिक्ट नए बने हैं। वही कर्नाटक की बेंगलुरु नवनिर्माण पार्टी ने आज फ्रीडम पार्क में ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बिल को बेंगलुरु की स्थानीय सरकार की स्वायत्तता को सीमित करने वाले और नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ बताया। प्रदर्शनकारियों ने इस बिल को शहर की विकास प्रक्रिया में सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा और इसके खिलाफ नारेबाजी की। बीएनपी ने इस बिल को वापस लेने की मांग करते हुए इससे बेंगलुरु के नागरिकों का नुकसान होगा और शहर की समृद्धि में बाधा आएगी, ये कारण बताया है। वही केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है और इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने दी है। उन्होंने कहा कि कुछ गैर हिंदू व्यक्ति केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं, जिसके कारण धार्मिक स्थल की पवित्रता प्रभावित हो रही है। आशा नौटियाल ने यह भी बताया कि हाल ही में प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ एक बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया और यह सुझाव भी दिया गया कि जो लोग केदारनाथ धाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें चिन्हित कर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। वही सिरोंज में होली के दूसरे दिन 200 साल पुरानी विजय ध्वज उत्सव और कलगी तुर्रा का आयोजन हुआ, जहां पर रात में बाजार में बड़े बड़े झंडे, ताशे, नगाड़े और ढपली के साथ ही जुलूस निकाला गया, जो विशेष रूप से सिरोंज की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। पंडित नलिनीकांत शर्मा के अनुसार 200 साल पहले काशी के विद्वानों का सिरोंज के विद्वानों से शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें सिरोंज के विद्वान विजयी रहे थे। शास्त्रार्थ के दौरान तिवारी परिवार, ज्योतिषी परिवार और शुक्ल परिवार के विद्वानों ने काशी के पंडितों को ये परास्त किया था। वो यह शास्त्रार्थ कलगी यानी कि शक्ति, तुर्रा यानी कि ब्रह्म और ज्योतिष जैसे विषयों पर हुआ था। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर लखनऊ में एक सड़क हादसे के बाद वकीलों और पुलिस के बीच थाने में बवाल मच गया। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना के बाद वकीलों ने
थाने में पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट की और दरोगा की वर्दी तक फाड़ने का आरोप लगाया है। वही घटना के बाद पुलिस ने 150 से अधिक वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने घटना के दौरान उचित कार्रवाई नहीं की, जबकि पुलिस का यह कहना है कि वकीलों ने थाने में अशांति फैलाने की कोशिश की और इस दौरान हिंसक व्यवहार किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कई गिरफ्तारियां भी की और मामले की जांच शुरू कर दी। वह इस घटना के बाद वकील समुदाय में गुस्से का माहौल बना हुआ है और पुलिस कार्रवाई की आलोचना की जा रही है। मुल्ताई नगर के समीप ग्राम महिला वाड़ी में कृषक रमेश चोपड़ा के खेत में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खराई में आग लग गई। जहां सूचना मिलते ही नगर पालिका दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया अभी जा रहा है कि आग से लगभग 4 एकड़ गेहूं की फसल जल गई। वही आग की लपटें देखकर कृषक की पत्नी चक्कर खाकर गिर गई, जिसे दमकल टीम ने तुरंत ही नगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताते ये भी चले कि दमकल की जो गाड़ियां थी और दमकल के जो कर्मी थे, उनके सूझबूझ से महिला की जान बचाई जा सकी। वहीं आग बुझाने वाली टीम में फायर पायलट राहुल चंडालिया और फायरमैन गिरीश पिपले शामिल थे। मैं फायर ब्रिगेड पे ड्राइवर से हूँ। भोपाल कंट्रोल रूम से आज एक आगजनी का इवेंट आया था हमको महिलावाड़ी का। तो इवेंट पे जाके हमने इवेंट क्लियर करे। वहाँ पे एक माताराम बैठी हुई थी पलंग के ऊपर, वो अचानक बेहोश हो गए। तो बेहोशी की हालत में उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुल्ताई लाया गया। सर्किट से हालांकि गेहूं के फसल में आग लगी थी, लेकिन आपको पता होगा कि किसान के लिए फसल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और इसी को देखते हुए जो किसान की पत्नी थी वो गेहूं की फसल में आग देख करके बेहोश हो गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों की सूझबूझ से उन्हें बचा लिया गया। हालांकि एक बड़ा नुकसान हुआ है किसान को, जब 4 एकड़ की जो गेहूं की फसल थी वो जल गई। हालांकि फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन फसलें बर्बाद होने से कहीं ना कहीं किसान और किसान का जो परिवार है वो बेहद दुखी है और साथ ही साथ सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठा है कि उसे मुआवजा इस बात का मिले, क्योंकि किसान के लिए उनकी जो फसल होती है वो उनकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो एक लंबा समय लगाते हैं अपनी फसल को सही करने में और लगाने में। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में एक बड़ी आतंकवादी घटना में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक अर्धसैनिक बल के सदस्य घायल हो गए। यह हमला बलूचिस्तान प्रांत के जो नौशकी जिले में उसमें हुआ था, जब अलगाववादी आतंकवादियों ने विस्फोटके से लदे हुए वाहन को अर्धसैनिक बलों के काफिले से भिड़ा दिया। और कुछ दिन पहले ऐसी समूह ने एक ट्रेन को हाईजैक भी किया था और 36 घंटे तक बंधक बनाए रखा था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने अशांत बलूचिस्तान प्रांत के नौशकी जिले में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। वही नौशकी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हाशिम मोमंद ने यह कहा कि 30 से अधिक अर्धसैनिक बल सदस्य भी घायल हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अमित शाह ने कोकरझार में आयोजित ABSU के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने असम में शांति और साथ ही विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। शाह ने असम की प्रगति की सराहना करते हुए कहा, राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास किया है। सम्मेलन के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दे उठाए हैं, जिसमें असम की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने असम में शांति बनाए रखने का आह्वान किया और कहा कि विकास के साथ साथ सामाजिक सौहार्द भी आवश्यक है। साथ ही और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। और मैं आज आपको बताकर जाता हूं कि अगले 2 साल में समझौते का 100% क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर देगी और इसके बाद BTR के क्षेत्र में बहुत चिरकालीन शांति होगी। आज समझौते के तहत 1 अप्रैल 22 को
हमने पूरे बीटीआर क्षेत्र से अब सपा हटा लिया है। आज बोडोलैंड की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, दिल्ली के होटल में भी कोकराझार का मशरूम फ्रॉम बोडोलैंड कर आज सबके व्यंजन में शामिल हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पर शांति हुई है। इसी के कारण डूरंट कप की मेजबानी भी बोडोलैंड ने की। और भाइयों बहनों, 2036 में अहमदाबाद में भारत में ओलंपिक आने वाला है। बोडोलैंड के युवा खिलाड़ी तैयारी करे ओलंपिक में हिस्सा लेने का। भाइयों बहनों, आपके 1 दर्जन से ज्यादा उत्पादन जीआई टैग हो चुके हैं और आज इसके कारण धीरे धीरे पूरे बीटीआर क्षेत्र में औद्योगिक वातावरण बन रहा है। एक जमाना था उन्माद, उत्पात और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और इंडस्ट्री की बात होती है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब ये बताने आया हूं कि बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अटल जी के समय में बोडो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में समाया गया। सोनीतपुर और विश्वनाथ जिले के 60 गांवों को बीटीआर क्षेत्र में समाहित कर उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, आज यहां पर मैं आया हूं तब ये भी बताना चाहता हूं कि सैकड़ों युवाओं को आज मेन स्ट्रीम में लाने का काम हमने किया है। कई सारे हथियार सरेंडर हुए हैं और असम के अंदर पिछले 3 साल में 4881 एनडीएफपी के कैडर के पुनर्वसन पर 287 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जिसका 90% हिस्सा नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। भाइयों बहनों, रोजगार और कौशल विकास के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। SIP&RD, KVK, KVIC, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, ये सब ने कई एनजीओ को साथ में रखकर यहाँ पर आगे बढ़ने का काम किया है। और मैं हेमंत जी को भी बधाई देना चाहता हूं। 400 बोडो युवाओं को असम कमांडो बटालियन में भर्ती कर एक नई शुरुआत हेमंत विश्व शर्मा ने की है। और यहाँ पर कई सारे राष्ट्रीय पर्यावरण की दृष्टि से और वन्य जीवन की दृष्टि से अभ्यारण्य भी बनाए गए हैं। और कुल मिलाकर असम में 9 उग्रवादी समझौते कर 10,000 से ज्यादा युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है। मित्रों, आज मैं आप सभी को एक बात कहकर जाता हूं। आज सबके हाथ में तिरंगा देखकर किसी का भी मन खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा दृश्य लगता है कि एक जमाने में जहां गोलियां चलती थी, वो बोडो युवा हाथ में तिरंगा लहरा रहे हैं। ये दृश्य पूरे देश के लिए एक संदेश है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं गुजरात से आता हूं, पूरे देश में घूमता हूं। जब बोडो समझौता हुआ तब न केवल बोडोलैंड,
न केवल आसाम, पूरे देश के अंदर ही इतनी खुशी थी जितनी बोडोलैंड के अंदर थी, इतनी खुशी पूरे देश भर के अंदर थी। जिस तरह से आप लोग देश को प्यार करते हैं, पूरा देश हमारे बोडोलैंड को प्यार करता है और हमारे युवाओं के विकास के लिए कटिबद्ध है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब एक प्रसंग भूल नहीं सकता। आपने मुझे बहुत समय पहले बाथो बोराई की पूजा करने के